वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स का टॉपिक वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशन डायटोमिक लैटिस। नेम से ही क्लियर है, डायटोमिक मीन्स इसमें दो एटम्स होंगे। सो इसमें हम क्या कंसीडर करते हैं कि दो एटम्स होते हैं हमारे पास। एक का मास क्या होता है स्मॉल एम और एक का होता है कैपिटल एम। ठीक है। अब जो लैटिस है, लैटिस में क्या होता है कि जो मासेस हैं, एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े होते हैं, स्प्रिंग की मदद से। हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से स्प्रिंग के साथ अटैच होते हैं। सो मैंने जो स्मॉल एटम जो है जिसका मास स्मॉल एम है और कैपिटल एम है वो अल्टरनेटिव पोजीशन पे मैंने प्लेस कर दिए। सपोज ये पोजीशन है 2n पोजीशन और ये हमारे पास 2n+1 पोजीशन, ये है 2n-1 पोजीशन और ये है 2n-2 पोजीशन। मीन जो स्मॉल एम वाले एटम्स हैं, ठीक है, जिनका मास क्या है कम है, लाइटर एटम्स जो हैं वो इवन पोजीशंस पे प्रेजेंट है और जो कैपिटल एम जिनका मास ज़्यादा है वो ऑड पोजीशंस पे क्या है प्लेस्ड है। अब ये जो डायटोमिक लैटिस वाला है जिसमें क्या होता है दो एटम्स पर परमिटिव सेल होते हैं, ये किस किस में देखने को मिलता है। एक तो NaCl के स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं इसको, एक डायमंड के, ठीक है। इनमें क्या देखते हैं हम, वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशन डायटोमिक लैटिस। ओके जी। सो जब हम क्या करेंगे, इसको एनर्जी देंगे, ये वाइब्रेट करेगा। सो जब वाइब्रेट करेगा तो ये जो एटम्स है अपनी पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएंगे। सपोज ये जो एटम है जिसका मास स्मॉल एम था, ये पहले जो 2n पोजीशन पे था, पहले यहाँ पे था, तो जब वाइब्रेट किया तो डिस्प्लेस होके यहाँ पे चले गया, इतनी डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी। सो ये डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, x2n, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही ये जो बिगर एटम है जो 2n+1 पोजीशन पे था, ये डिस्प्लेस होके यहाँ पे चला गया, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, x2n+1। ऐसे ही जो 2n-1 पे था उसकी भी कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, x2n-1। और जो ये स्मॉल एटम था 2n-2 पोजीशन पे, इसकी भी डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, x2n-2। ओके जी। हम सिर्फ रिजल्ट्स देखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ हमें रिजल्ट्स याद करने हैं, डेरिवेशन पे नहीं जाना है। सो देखो हमारे पास दो जो पार्टिकल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि दोनों जो है वो सिंगल वेव मोशन कर रहे हैं। तो दोनों सिंगल वेव मोशन करने को दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बट जो एम्पलीट्यूड होगा इन दोनों को वो डिफरेंट होगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिफरेंट। क्यों? क्योंकि दोनों के मास डिफरेंट है, मास डिफरेंट है तो दोनों के एम्पलीट्यूड भी क्या होंगे, डिफरेंट। सो इनकी इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है फॉर ईच एटम। सपोज हमारे पास जो स्मॉल एटम है उस पर कितनी फोर्स लग रही है, F। स्मॉल एटम कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, 2n पोजीशन पे। मास क्या आएगा, स्मॉल m इंटू x2n इज इक्वल टू, ये किसकी इक्वल है, बीटा। बीटा क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। हमने कंसीडर किया ना कि जो पार्टिकल्स हैं, मासेस हैं, एक दूसरे के साथ स्प्रिंग के साथ अटैच है। सो ये इक्वेशन कैसे लिखेंगे, बीटा। जो इसके आपने इसके आगे वाला एटम देखना है और इसके पीछे वाला एटम देखना है, उन दोनों की कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है उन दोनों को प्लस कर देना है, x2n+1 प्लस x2n-1 माइनस उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2 टाइम्स जो इसकी खुद की डिस्प्लेसमेंट है, x2n, ठीक है। ऐसे बिगर एटम के लिए क्या आ जाएगा, कैपिटल M, कितनी डिस्प्लेसमेंट है, x2n+1 बीटा इंटू इसके जो आगे वाला एटम है वो क्या होगा, x2n+2, ठीक है। और इसके पीछे वाला क्या है, x2n, माइनस क्या करना है, 2 टाइम्स जो ये खुद की डिस्प्लेसमेंट है इसकी, x2n+1। सो ऐसे आपने इक्वेशन ऑफ मोशंस लिखनी है इसकी। सो इनके जो इक्वेशंस के सोल्यूशन आते हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आते हैं। और इसका सोल्यूशन क्या है, हमने माना है कि इनके एम्पलीट्यूड अलग अलग होते हैं, तो इसका एम्पलीट्यूड स्मॉल मास का एम्पलीट्यूड मान लेते ए है, एक्सपोनेंशियल
एओटा ओमेगा टी माइनस कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है 2n इंटू के ए, ठीक है। और इसका जो सोल्यूशन है वो क्या आ जाएगा x2n+1 इज इक्वल टू कितना इसका एम्पलीट्यूड है उसको b मान लेते हैं एक्सपोनेंशियल एओटा ओमेगा टी माइनस कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है 2n+1 इंटू के ए, ठीक है। ये इनके सोल्यूशंस है, क्लियर। ऐसे ही हम क्या करेंगे जो x2n-1 के लिए लिख लेंगे, x2n+2 के लिए लिख लेंगे, फिर जो सारी वैल्यूज़ आएंगी इनमें पुट कर देंगे, ठीक है। सो इनमें पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशंस बनेंगी वो क्या आएंगी -ओमेगा²। मैं सीधे लिख रही हूँ इक्वेशंस, आपको ये इक्वेशंस भी याद नहीं करनी है, आपने सिर्फ रिजल्ट्स याद करने हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल एओटा के ए प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एओटा के ए -2 बीटा इंटू कैपिटल ए, ठीक है। ये कैपिटल एम के लिए, ये स्मॉल एम के लिए इक्वेशन, ठीक है। और ये कैपिटल एम के लिए वो क्या आ जाएगी क्लियर। सो जब इनको रीअरेंज करेंगे हमारे पास आपको पता है एक्सपोनेंशियल ई रेस्ट और एओटा थीटा प्लस ई रेस्ट माइनस एओटा थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है कोस थीटा, ठीक है। ये 2 उधर चले जाएगा, सो इसकी जगह हम 2 कोस के ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये यही फॉर्म बन रही है ना। सो जब पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी और इसको रीअरेंज करेंगे 2 बीटा माइनस ओमेगा² एम, ठीक है। ये 2 बीटा उधर चले जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, सो ये क्या बन जाएगा 2 बीटा माइनस ओमेगा² एम इंटू ए, ठीक है। माइनस इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 कोस के, ठीक है। इसकी जगह 2 बीटा साथ में क्या है बी बार क्या आ जाएगा बी कोस के, ये किसकी कल आ गया 0 के। ऐसे ही ये इधर जाके इसमें से b कॉमन आ जाएगा, सो ये आ जाएगा 2 बीटा माइनस ओमेगा² कैपिटल एम इंटू बी माइनस इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 कोस के ए, ठीक है, बीटा ए इंटू 2 कोस के ए, ये ए बार लिख लो, ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्लियर जी। सो ये दोनों हमारे पास रीअरेंज करके ये 2 इक्वेशंस बन गई, ये स्मॉल एम के लिए और ये कैपिटल एम के लिए। अब जो इसका सोल्यूशन होगा वो नॉन ट्राइवल सोल्यूशन आते हैं हमारे पास, ठीक है। नॉन ट्राइवल सोल्यूशन कैसे आएगा कि हमारे पास जो कोफिशिएंट्स है ए और बी के उनका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा 0। सो इनके कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट ले लो 2 बीटा माइनस ओमेगा² एम -2 बीटा कोस के 2 बीटा माइनस ओमेगा² कैपिटल एम -2 बीटा कोस के ए। अब इसका जो सोल्यूशन आएगा वो मैं सीधा इज इक्वल टू 0, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा 2 बीटा माइनस ओमेगा² एम इंटू +2 बीटा कैपिटल एम ओमेगा² -4 बीटा स्क्वायर, ये यहाँ पे इधर आना था, ठीक है। ये दोनों ऐसे आने थे तभी ये बनेगा हमारे पास, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये ए का कोफिशिएंट पहले लेना था जो मैंने इधर लिख दिया, सो आप सही कर लेना। ये 2 बीटा कोस के इधर आएगा, ठीक है, 2 बीटा माइनस ओमेगा² एम इधर आएगा, ओके जी। कोस² के ए इज इक्वल टू 0। सो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी जो क्वाड्रेटिक बनेगी किसमें ओमेगा² में। सो ये कैसे आ जाएगी ω⁴ -2 बीटा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम ओवर स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम ओमेगा² +4 बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर के ए स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम इज इक्वल टू 0।
ये इक्वेशन आपने, ये मेन इक्वेशन है, ठीक है। अब जो इसके सॉल्यूशन आएंगे, ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है, किसमें, ओमेगा स्क्वायर में, ओमेगा स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है। सो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, वो कैसे आएगा। सो ये हमारे पास क्या आ गया, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब देखो हमारे पास दो डायटोमिक लैटिस के लिए हमारे पास जो वैल्यू है के की, एक वैल्यू के लिए हमारे पास ओमेगा की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की क्या आ रही हैं, दो वैल्यूज़। कौन कौन सी, एक ओमेगा पॉजिटिव और एक ओमेगा नेगेटिव। ओमेगा पॉजिटिव में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे जो साइन होगा वो क्या होगा, प्लस का, और जो ओमेगा नेगेटिव है उसमें जो साइन है वो क्या होगा, माइनस का, ठीक है। सो ये आपने लर्न करना है, एक ओमेगा पॉजिटिव की वैल्यू और ओमेगा नेगेटिव की वैल्यू। ठीक है। सो हमारे पास जो मेन वैल्यूज़ हैं वो ये दोनों हैं, ये आपने लर्न करनी है, ठीक है। अब देखो जब हमारे पास जो के है वो क्या है, बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू 1। ओके जी, तो साइन के को हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। सो ओमेगा पॉजिटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये तो हमारे पास निगलेक्ट ही हो जाएगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो ये क्या बन जाएगा, 2 बीटा 1/m प्लस 1/कैपिटल M, ओमेगा पॉजिटिव स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। सो ये उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट। सो ओमेगा पॉजिटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 बीटा 1/m प्लस 1/कैपिटल M, ठीक है। अगर के की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, π/2a, ठीक है। तो साइन के ए क्या हो जाएगा, साइन π/2a इंटू ए के साथ ए कैंसिल, साइन π/2 1, तो साइन के ए क्या हो जाएगा, 1। सो यहाँ पे 1 पुट कर दो, ठीक है। सो जब 1 पुट करोगे, ये इसको, इसका स्क्वायर खोल के आप देखना, यहाँ पे क्या बन जाएगा, a 1/m माइनस 1/कैपिटल M, मतलब a-b का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर जो होल स्क्वायर बन जाएगा उसको रूट के साथ कैंसिल कर देना। सो रीअरेंज करके हमारे पास ओमेगा पॉजिटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 बीटा बाय स्मॉल m। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं ये दोनों केसेस की, ठीक है। इसके ऊपर ही क्वेश्चन आता है और इसके ऊपर ही हम डिस्कस करते हैं कैसे अकॉस्टिकल ब्रांच बनती है और कैसे ऑप्टिकल ब्रांच बनती है, ठीक है। अब ओमेगा नेगेटिव के लिए देखेंगे, ओमेगा नेगेटिव के लिए जब के ए की वैल्यू बहुत लेस देन 1 हो, सो साइन के ए को हम क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू के ए। सो जब हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाती है, ओमेगा नेगेटिव की वैल्यू हो जाती है 2 बीटा स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू के ए। और ओमेगा नेगेटिव की वैल्यू जब हमारे पास के किसको अप्रोच करता है, π/2a को, मतलब साइन के किसके इक्वल हो जाता है 1 के, तब हमारे पास ओमेगा नेगेटिव की वैल्यू क्या आती है, √2 बीटा बाय कैपिटल M, ठीक है। याद रखना पॉजिटिव में क्या आता है, √2 बीटा बाय स्मॉल m, और नेगेटिव में क्या आता है, √2 बीटा बाय कैपिटल M। अब इसका ग्राफ देखते हैं, देखो हमारे पास क्या है, रेंज है, ये सेंटर में क्या, ये क्या है हमारे पास, प्लस π/2a और ये माइनस π/2a, और माइनस π/2a से लेकर प्लस π/2a के बीच में क्या बनता है, फर्स्ट ब्रिलियन जोन, ठीक है। नेक्स्ट है π/a, इधर ले लो माइनस π/a, क्लियर। सो हमारे पास ये जो ऊपर वाली जो ब्रांच बनती है,
ये जो ऊपर वाली ब्रांच बन रही है इसको कहते हैं ऑप्टिकल ब्रांच, जो ओमेगा पॉजिटिव से बनती है। ठीक है, ओमेगा पॉजिटिव की वैल्यू क्या थी हमारे पास, √2 बीटा बाय स्मॉल m। ठीक है, और जो अकॉस्टिकल ब्रांच है वो कैसे बनती है, ओमेगा नेगेटिव से। और इन दोनों के बीच में क्या बनता है हमारे पास, यहाँ पे गैप आता है इन दोनों ब्रांचेस के बीच में, जहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी जो है वो लाई नहीं करती है, कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती। इसको कहते हैं फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, ओमेगा पॉजिटिव होता है ना ओमेगा नेगेटिव। सो ये क्या है हमारे पास, फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड। ये अकॉस्टिकल ब्रांच है। यहाँ पे जो स्मॉल m है, ठीक है, वो क्या है, लेस देन कैपिटल M। और यहाँ पे ऑप्टिकल ब्रांच में क्या होता है, ओमेगा नेगेटिव की वैल्यू क्या आती है, √2 बीटा 1 बाय स्मॉल m प्लस 1 बाय कैपिटल M। क्लियर है जी। सो ये दो ब्रांचेस बनती हैं हमारे पास, एक ऑप्टिकल ब्रांच और एक अकॉस्टिकल ब्रांच। सो इसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो अलाउड फ्रीक्वेंसीज ऑफ प्रोपोगेशन है, कि कौन कौन सी जो फ्रीक्वेंसीज हैं हमारे पास जो मतलब अलाउड हैं, उनको दो ब्रांचेस में हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। एक तो लोअर ब्रांच जिसको क्या कहते हैं, अकॉस्टिकल ब्रांच, और जो अपर ब्रांच है उसको कहते हैं ऑप्टिकल ब्रांच। ठीक है, अकॉस्टिकल ब्रांच है ना वो सेम मोनोटोमिक लैटिस की तरह है, बट जो ऑप्टिकल ब्रांच है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ वेव मोशन को रिप्रेजेंट करती हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच में एक क्या आता है, बैंड आता है, बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है। ठीक है, जिनके मतलब जिनके वेव लाइक सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं है हमारे पास। ओके जी, इट मीन्स हम अगर उनके सॉल्यूशंस ही पॉसिबल नहीं है, कि इट मीन्स हम इस फ्रीक्वेंसी बैंड में कोई भी एटम को वाइब्रेट नहीं करवा सकते, इस जो इतनी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी बैंड में किसी भी कोई भी हम एटम को एक्साइट नहीं कर सकते इस वाइब्रेशंस में। सो इसलिए इसको क्या कहते हैं, फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड। और जो विड्थ है इस बैंड की वो किस पे डिपेंड करती है, मास रेशो पे। ठीक है, मतलब मास रेशो मीन्स स्मॉल m बाय कैपिटल M पे, या कैपिटल M बाय स्मॉल m की रेशो पे। ठीक है, अगर जो रेशो है वो लार्ज है, ठीक है, सो ये बैंड भी क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। अगर जो मास रेशो है वो यूनिटी है, तो दोनों जो ब्रांचेज है वो ज्वाइन कर जाएंगी ±π/2a पे, मतलब डीजनरेट हो जाएंगी यहाँ पे। ओके जी, मतलब ये जो ऑप्टिकल ब्रांच और जो अकॉस्टिकल ब्रांच है वो दोनों क्या कर जाएंगी, ज्वाइन कर जाएंगी। अगर हमारे पास जो स्मॉल m बाय कैपिटल M की मास रेशो क्या आ जाएगी, 1, या कैपिटल M बाय स्मॉल m की जो रेशो है वो क्या आ जाएगी, 1। ओके जी, सो हमने यहाँ पे फर्स्ट ब्रिलियन जोन भी देखा है, क्या है, -π/2 से लेकर +π/2a तक। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स। सो जो ये ब्रिलियन जोन है इसमें वेवलेंथ की वैल्यू कितनी होगी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिलियन जोन है -π/2a से +π/2a तक, यहाँ पे जो लैम्डा है वो वेवलेंथ कितनी होगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास k किसके इक्वल होता है, 2π/λ के, लैम्डा क्या आ गया, 2π/k, यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर दो π/2a, 2a ऊपर चला जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, सो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, 4a। मतलब इस रेंज में इस फर्स्ट ब्रिलियन जोन में जो लैम्डा की वैल्यू है वो कितनी होगी, 4a। ओके जी, अब हम देखते हैं अकॉस्टिकल ब्रांच और ऑप्टिकल ब्रांच के लिए जो हमारे पास एम्पलीट्यूड की रेशो या फिर मास रेशो। जो अकॉस्टिकल ब्रांच है उसमें जो एम्पलीट्यूड की रेशो है, जब जो वेव वेक्टर है वो 0 को टेंड करता है, ठीक है,
सो ऑप्टिकल ब्रांच के लिए क्या होता है हमारे पास, अकोस्टिकल ब्रांच के लिए क्या होता है हमारे पास, जो A/B की रेशियो है वो क्या आती है +1। मतलब जो दोनों एटम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, स्मॉल m कैपिटल M, स्मॉल m कैपिटल M, ठीक है, ये एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। बट जो ऑप्टिकल ब्रांच है उसमें क्या होता है, जो A/B की रेशियो है वो क्या आती है -1। मतलब जो एटम्स है वो एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट वाइब्रेट कर रहे हैं, दोनों एक कॉमन पॉइंट पे आके ज्वाइन करते हैं। सपोज ये वाला कॉमन पॉइंट है, ठीक है। सॉरी थोड़ी सी ड्राइंग मेरी ख़राब है। सो देखो यहाँ पे क्या है, जो दोनों एटम्स है, ये कैपिटल M जो है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो स्मॉल m के एम्पलीट्यूड से क्या है, ऑपोजिट है। दोनों एक कॉमन पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, बट मीट कर रहे हैं। बट अकोस्टिकल ब्रांच में क्या है, दोनों जो है वो सेम एम्पलीट्यूड से ठीक है, डिफरेंट मासेस हैं बट दोनों सेम एम्पलीट्यूड में, सेम फेज में, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये अकोस्टिकल ब्रांच हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, कहाँ पे हम कैसे देख सकते हैं ये अकोस्टिकल ब्रांच, अगर कोई साउंड वेव या कोई कंप्रेशनल वेव जो है अगर वो इनको प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, जिसके कारण जो एटम्स है क्रिस्टल के वो क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो वहाँ पे हमें अकोस्टिकल ब्रांच देखने को मिलती है, ठीक है, कि कोई फोर्स है, एक इन जो एटम्स हैं उनको एक सेम डायरेक्शन में मूव कराने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए होगी। वो फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, कोई कंप्रेशनल वेव या फिर साउंड वेव। वो जो वेव्स होती हैं वो क्रिस्टल के सरफेस पे जब लगती हैं वो एटम्स को एक ही डायरेक्शन में क्या करवाती है, मूव। अब ऑप्टिकल ब्रांच में तो हमने देखा है कि जो दोनों नेबरिंग एटम्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, बट उनका जो सेंटर है वो फिक्स्ड है, ठीक है। ये किस में हमें देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेव्स को मतलब या चार्जेस को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाने में हेल्प करती है, ठीक है। और ये जो हमारे पास 2 डायमेंशन एटॉमिक लैटिस है, ये उन्हीं में देखने को मिलता है जिनमें 2 एटम्स पर प्रिमिटिव सेल प्रेजेंट हो, जैसे डायमंड में। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं इसके बेसिस पे। देखो हमारे पास ओमेगा पॉजिटिव की वैल्यू थी √2 बीटा बाय स्मॉल m, और ओमेगा नेगेटिव की वैल्यू थी √2 बीटा बाय कैपिटल M, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास स्मॉल m और कैपिटल M जो है वो इक्वल हो जाए, सो हमारे पास क्या है, ओमेगा पॉजिटिव किसकी इक्वल आ जाएगा, ओमेगा नेगेटिव के, मीन्स √2 बीटा बाय कैपिटल M, √2 बीटा बाय कैपिटल M, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है। इन केस ऑफ लाइट मास, ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, ये मास जो है वो डिक्रीज हो जाए, अगर ये मास डिक्रीज, ओमेगा पॉजिटिव किसके इक्वल है, √2 बीटा बाय स्मॉल m। सो ओमेगा पॉजिटिव में क्या बनती है हमारे पास, ऑप्टिकल ब्रांच। अगर ये मास जो डिक्रीज हो जाए, ठीक है, तो ऑप्टिकल ब्रांच जो ओमेगा पॉजिटिव की वैल्यू वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये 0 को अप्रोच कर जाए तो ओमेगा पॉजिटिव की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी। मतलब जो ये ऑप्टिकल ब्रांच बनी है ये बहुत ज़्यादा ऊपर बन जाएगी, ठीक है। बट अकोस्टिकल ब्रांच में हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्लियर। मतलब जो हमारे पास ये ऑप्टिकल ब्रांच बहुत ऊपर चले जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। अगर हमारे पास स्मॉल m की वैल्यू क्या है, हम बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर देते हैं। ऐसे ही अगर क्या है, हम ओमेगा नेगेटिव किसके इक्वल होता है, √2 बीटा बाय कैपिटल M के, अगर हम मास को कैपिटल M मास को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, सो जो हमारे पास यहाँ पे अकोस्टिकल ब्रांच बनती है वो धीरे धीरे क्या है, फ्लैट होना शुरू हो जाती है। इसकी वैल्यू कम होती जाएगी अगर ये मास डिक्रीज़ होगा, ठीक है।
सो हमारे पास क्या है, सिर्फ फिर क्या है, ऑप्टिकल ब्रांच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ऑप्टिकल ब्रांच क्या है हमारे पास सिर्फ रहेगी। क्लियर। सो हमारे पास अकोस्टिकल ब्रांच जब डिसअपीयर हो जाएगी तो हमारे पास जो ऑप्टिकल ब्रांच है वो धीरे धीरे क्या है, फ्लैट होना शुरू होगी। ठीक है। और जो स्मॉल एम मास है फिर अपनी अकेला ही क्या करेगा, इंडिपेंडेंटली अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करेगा। इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी थी ऑप्टिकल ब्रांच में, √2 बीटा बाय स्मॉल एम। ठीक है। मतलब जो दो हमारे पास एनर्जी बैंड फ्रीक्वेंसी बैंड्स आएंगे वो सिर्फ फिर एक फ्रीक्वेंसी बैंड हमारे पास रह जाएगा। नेक्स्ट है कि हमारे पास जैसे डायटोमिक लैटिस है उसमें 2 फ्रीक्वेंसी बैंड आए हैं। अगर हमारे पास n एटम्स और परमिटिव सेल में तो हमारे पास क्या आएंगे, n लाउड फ्रीक्वेंसी बैंड्स आएंगे। नेक्स्ट क्या है कि अगर हमने देखा है कि जो k की वैल्यू है वो क्या है +/π/2 है, जो हमारे पास क्या होती है फर्स्ट ब्रिलियन जोन, जिसको ब्रिलियन जोन एज भी कह देते हैं। ठीक है। और ओनली वन ऑफ द सब लैटिस इज वाइब्रेटिंग, एक ही सब लैटिस क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। इन केस ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच इट इज़ द लाइट एटम, ऑप्टिकल ब्रांच में क्या वाइब्रेट कर रहा है, लाइट एटम। और जो अकोस्टिकल ब्रांच है उसमें कौन सा वाइब्रेट कर रहा है, हैवी एटम। जो दोनों ब्रांचेज है वो स्टैंडिंग वेव्स को रिप्रेजेंट करती है, जिनका फेज डिफरेंस कितना है, π/2। ठीक है। कितना फेज डिफरेंस है आपने देखा ना, फेज डिफरेंस कितना है, π/2। ठीक है। अगर k की वैल्यू डिक्रीज़ कर दे, ठीक है, π/2 तक डिक्रीज़ कर दे, जो सब लैटिसेस हैं वो भी क्या करने लग जाएंगी, वाइब्रेट कर जाएंगी। क्लियर स्टूडेंट्स। सो ये था हमारे पास वाइब्रेशंस इन 1 डायमेंशन डायटोमिक लैटिस। ओके जी। फोनोन्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।